हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्चुअल जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है तो उसका जो टॉपिक है वेपर प्रेशर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अभी तक क्या करा, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करी और कंसंट्रेशन टर्म्स हम कहीं ना कहीं 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो एक क्विक रिविजन टाइप था। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन जो इसका कोर है, वेपर प्रेशर क्या था उसको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए 2 बेसिक टर्म, ठीक है, जो आपने पहले भी सुना होगा, उनको हम वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? तो यहाँ लिखा है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर मॉलिक्यूल। इवोपरेट होना या इवोपरेशन फिनोमेना क्या है? अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, किसी कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड फेस से, ठीक है, निकल के और वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप वो जो भी टेम्परेचर की हम बात करें, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को, किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। अब ये जो इवोपरेशन है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन, और रेट ऑफ इवोपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्मॉल r और नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल E लिखा है। ठीक है, RE से मैं रेट ऑफ इवोपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना बड़ा लिख के शॉर्ट मैंने RE लिखा है। तो पहला जो फैक्टर है, पहला जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। रेट इज रेट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, लैंग्वेज में ना लिखे, डायरेक्ट नोटेशन में लिख दिया मैंने RE मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन। ये सिंबल किसका है? प्रोपोर्शनल का। रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इवोपरेशन की रेट बढ़ती जाएगी। ठीक है, कॉमन सी बात है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी 25 डिग्री है, 25 डिग्री पर अगर मैं कोई लिक्विड रख दे रहा हूँ तो वो कितना इवोपरेट हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है, बढ़ाता जाऊँगा तो उसका इवोपरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इवोपरेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अल्टीमेटली करना क्या हमें, जो लिक्विड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। जैसे वाटर का एक H2 मॉलिक्यूल है, उसके दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ के बीच में क्या है? कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्योंकि वाटर एक कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें कैसा होगा? डायपोल डायपोल फोर्स होगा। तो डिपेंड करेगा वो लिक्विड पे, वो डायपोल डायपोल भी हो सकता है, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी हो सकता है, ठीक है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, वीक वंडरवॉल फोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लिक्विड पे। तो जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जैसे से कम होगा वैसे वैसे ही मॉलिक्यूल क्या करेगा? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। और हमें पता है जैसे हम किसी लिक्विड की या किसी सब्सटेंस की क्या करेंगे? टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे उसका, या हम उसको एनर्जी देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड से कहाँ जाने लगेगा? वो वेपर फेस में जाने लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ इवोपरेशन, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा 30, 40, 50, 60, 100, 120, वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन जो भी लिक्विड हो, जरूरी नहीं वाटर, जो भी लिक्विड हो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, सेकेंड फैक्टर की बात करें तो रेट ऑफ इवोपरेशन इज इनवर्सली, यानी 1 अपॉन लिखा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उस लिक्विड मॉलिक्यूल को यहां से जो दूसरे मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में, वो उसको छोड़े तब तो वो वेपर में जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं पूरा लिक्विड एक साथ उठ के चला जाता है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स एक एक करके जाते हैं। तो वो एक एक मॉलिक्यूल्स कब जा पाएंगे? जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो पाएगा? कम हो पाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और बी मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, टेम्परेचर दोनों का मैंने सेम दे दिया 30 डिग्री, तो जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो मॉलिक्यूल्स, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर में जाएंगे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल कम जाएंगे, वो उसको जाने नहीं देगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इवोपरेशन क्या होगा? ज्यादा। और इसका रिवर्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में नहीं जा पाएंगे तो कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है तो ज्यादा मॉलिक्यूल जा पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है? इनवर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लास्ट फैक्टर लिख रखा है रेट ऑफ इवोपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अब मैंने जो लिक्विड है उसको हो सकता है एक ग्लास के अंदर रखा छोटा सा,
ठीक है, हो सकता है एक बड़ा कंटेनर लिया और हो सकता है एक और बहुत बड़ा कंटेनर लिया। तो लिक्विड की सरफेस जितना उस जो लिक्विड है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो पाएंगे, ज़्यादा इवोपरेट हो पाएंगे, सरफेस लिक्विड से ऊपर क्या जा पाएंगे हमारे पास वेपर फेज में। अगर एरिया मैं टेस्ट ट्यूब ले लूँ और एक बड़ा सा मैं बीकर ले लूँ, ठीक है, जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें ऊपर का, तो उसमें मुझे पता है कि टेस्ट ट्यूब में थोड़े से मॉलिक्यूल्स होंगे जो सरफेस पे होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल को नीचे वाला तो ऊपर नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा लिक्विड के वही तो वेपर में जाएगा। तो अगर उसका सरफेस एरिया कम होगा तो कम मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, तो कम मॉलिक्यूल के लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी। और अगर सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या हो सकती है, ज्यादा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने। तो किस पे भी डिपेंड करेगा, एक तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया बढ़ाते दो तो लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, उनमें टेंडेंसी रहेगी। तो 3 फैक्टर है, पहला टेम्परेचर बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगी और वाइस वर्सा। और तीसरा है सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सरफेस पे वो बढ़ जाएंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ इवेपोरेशन है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो 3 फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो पहले आप क्या करें, बेसिक से जो डेफिनेशन है हमारे पास इवेपोरेशन की, इसको कॉपी करें और उसके बाद फैक्टर्स हैं उनको कॉपी करें। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर कितना कॉपी करें, फिर अब आ जाए इस पे फैक्टर्स पे, जो इसके 3 फैक्टर हमने डिस्कस करे। ठीक है, तो डिस्कस मैंने डिटेल में कर दिया, बाकी पॉइंट आप ध्यान रखना और चाहो तो आप इनको एलोब्रेट करके भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया इसको। चलिए, इसके बाद हम आते हैं इवेपोरेशन के बाद एक फिनोमेना और है जो आपने सुना होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन, और वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो वही लिखा है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल। एक लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर मॉलिक्यूल है, उन वेपर मॉलिक्यूल का क्या है, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो इवेपोरेशन, और वेपर से वापस लिक्विड में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर ले। चलिए, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम छोटा सा। उस एक्सपेरिमेंट से हम समझना चाहेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ये तो हमने 2 बेसिक फंडामेंटल बात करी हमने, एक तो हमने क्या बात करा है, इवेपोरेशन क्या होता है और एक कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन के फैक्टर की बात नहीं करी, लेकिन इवेपोरेशन के फैक्टर की हमने बात करी। ठीक, चलिए अब मैं कह रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो एक क्लोज कंटेनर लिया मैंने। क्लोज कंटेनर इसलिए लिया, इवेपोरेशन तो चलो ओपन कंटेनर में हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को कंडेंसेशन करना है, तो कंटेनर कैसा लेना पड़ेगा, क्लोज्ड। अदरवाइज जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपराइज हुए वो तो क्या चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और एटमॉस्फेयर में एक बार चले गए तो वापस आके यही कंडेंस हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक क्लोज कंटेनर ले रहा हूँ जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे वो उस कंटेनर में रहे, ताकि वो जब कंडेंस हो तो वापस लिक्विड में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया है और ये जो लाइन है, ये लाइन के नीचे ऐसे ये मैंने क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है, तो ये सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स वो मैंने बना दिए। ये जो मॉलिक्यूल्स है आपको दिख रहे हो एक दूसरे से टच करे हुए, और हमें पता है लिक्विड के जो ये, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम किस में होता है, थोड़ा लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने सबको पास बना दिया, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से सरफेस के ऊपर ऐसे नीचे भी होंगे, तो सारे ना बना के मैंने सरफेस वाले मॉलिक्यूल बनाए और यहाँ पे लिख दिया ये लिक्विड फेस में है। और ऊपर जो कंटेनर के ऊपर यहाँ पे जगह क्या स्पेस खाली थी, ठीक है, स्पेस खाली थी, और वहां पर क्या ये वेपर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए। बाकी क्या मतलब इसको हम समझते हैं। तो मैंने बोला एक क्लोज कंटेनर है। अब जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, एट टाइम t = 0। इनिशियली मैंने इस एक्सपेरिमेंट को जब स्टार्ट करा
ठीक है, जब इस एक्सपेरिमेंट को मैंने स्टार्ट करा तो उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, वायर पूरा मेरे, ठीक है, रोल हो गया था और मैं बस साड़ी बंद ही गई थी पूरी, है ना, तो इसलिए वापस मेरे को उल्टा घूमना पड़ा। तो यहाँ पर टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो एक्सपेरिमेंट है वो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये। अब जब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास कंटेनर में इनिशियली मैंने क्या करा, लिक्विड को जस्ट ऐड करा, इसके अंदर कोई भी लिक्विड मान लो XYZ, इस लिक्विड को मैंने क्या करा, यहाँ पर ऐड करा। लिक्विड को जब ऐड करा तो अब इवोपरेशन क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। दूसरा जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि कोई लिक्विड XYZ है या ABCD है तो लिक्विड तो फिक्स हो गया, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया वो तो हो गया कांस्टेंट, अब तो चेंज नहीं होगा। हाँ, लिक्विड अगर चेंज होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज हो जाता है, तो लिक्विड तो हो गया फिक्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, फिक्स। हाँ, टेम्परेचर क्या है, उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री या 30 डिग्री, वहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और तीसरा क्या है, सरफेस एरिया। अब मैंने ये जो कंटेनर लिया है, जो कंटेनर लिया इसका देख सकते हो ये ऊपर ये सरफेस एरिया फिक्स हो गया। अब ऐसा तो नहीं कंटेनर धीरे धीरे, ठीक है, विड्थ बढ़ जाएगी या टाइम के साथ विड्थ कम हो जाएगी, सरफेस एरिया तो ये रहेगा इसका, तो सरफेस एरिया भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। मतलब कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब जो हमने बात करी थी कि इवोपरेशन के जो फैक्टर है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, सरफेस एरिया वो फिक्स हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो फिक्स हो गया, क्योंकि लिक्विड फिक्स है, लिक्विड चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तीनों फैक्टर हो गए कांस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर इस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इवोपरेशन, मैं नहीं कह रहा कि वाटर है और 100 डिग्री पे बॉयल होगा तभी हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो किसी भी टेम्परेचर पे, कोई सा भी लिक्विड, कुछ ना कुछ तो क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता ही होता है। तो जो भी हमने मान लिया यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब इनिशियली जस्ट मैंने लिक्विड को ऐड करा इस कंटेनर में, तो सिर्फ ओनली इवोपरेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब मैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ क्या हो रहा होगा, इवोपरेशन हो रहा होगा, लिक्विड से वेपर में जस्ट कन्वर्ट स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसको एक मैं रिएक्शन जैसे मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड है और जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है, एक वेपर है। तो मैंने बोला जो रिएक्टेंट है यहाँ पे लिक्विड और मेरा प्रोडक्ट जो वेपर है वो तो अभी बना ही नहीं, जस्ट स्टार्ट ही करा मैंने, तो सिर्फ मेरे पास अभी रिएक्टेंट है। और जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन अभी होगी वो भी थोड़े टाइम बाद होगी, और उसके बाद थोड़े और 10 मिनट बाद भी देखो तो भी वही होगी, 20 मिनट बाद भी वही देखोगे। क्यों? क्योंकि जो इसके फैक्टर है तीनों वो क्या हो गए, फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। तीन फैक्टर, टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, रूम टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया, कंटेनर का एरिया फिक्स हो गया तो सरफेस एरिया भी फिक्स हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल है वो भी फिक्स हो गया, क्योंकि लिक्विड मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ इवोपरेशन वो मैक्सिमम होगी जो भी हो रही होगी, तो ये मैंने मान लिया। कब? इनिशियली, जब एक्सपेरिमेंट जब मैंने स्टार्ट करा। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद मैंने देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद मैंने ऑब्जर्व करा, तो ऑब्जर्व क्या करा कि अब टाइम के साथ क्या हुआ, इवोपरेशन कुछ तो हो गई, 1 या 2 या 3 मॉलिक्यूल तो इवोपरेट होंगे, तो इवोपरेशन लिक्विड से किस में जाने लगेगा, वेपर में जाने लगेगा। तो कुछ टाइम बाद जो लिक्विड से वेपर में जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वापस वो वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कंडेंस होके आ जाए, ठीक है। पहले सिर्फ लिक्विड था इसलिए सिर्फ वेपर इवोपरेशन हो रहा था। अब एक बार जैसे ही कुछ टाइम बाद, 5 मिनट, 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, लिक्विड जैसे जैसे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो वेपर की भी तो टेंडेंसी होगी कि वापस कंडेंस होकर किस में आए, लिक्विड में आए, यानी, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कुछ टाइम बाद, टी बाद देखा तो इवोपरेशन भी हो रहा है एंड कंडेंसेशन भी हो रहा है, बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं अभी, बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रहा है। नहीं, लिक्विड वेपर में अपना तो हो ही रहा था, यानी कन्वर्ट, इवोपरेशन तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे ही वेपर बना, जैसे वेपर बनने लगे तो कुछ टाइम बाद वो वेपर भी कंडेंस होकर वापस किस में होने लगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। तो इवोपरेशन भी चल रहा है, साथ के साथ में कंडेंसेशन भी चल रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो मैंने अब बोला कि रिएक्टेंट मेरे लिए क्या है, लिक्विड है, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है मेरे लिए, वेपर हो गया। तो ऐसे में बोल सकता हूँ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो मेरा रिएक्टेंट है लिक्विड,
तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों साइड में डायरेक्शन रिएक्शन की हो रही है। मैं बोल सकता हूँ दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है। अब यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो RE क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये तो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने बोला जो इनिशियली मैक्सिमम थी ना वही है। कांस्टेंट का मतलब जो इनिशियली मैक्सिमम थी वही थी, क्योंकि जो इसके तीनों फैक्टर है वो एज इट इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो RC का मतलब है रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, लिखा नहीं हो तो लिख लेना साइड में। RC का मतलब क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, और रेट ऑफ कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीज हो रही होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो मैंने बोला कि मेरे पास तो वेपर थे ही नहीं, इनिशियली मेरे पास क्या था, सिर्फ लिक्विड था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, और वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो हमारे जो, मैं अगर बोल रहा हूँ ये रिएक्टेंट है लिक्विड, ठीक है, तो अभी सिर्फ रिएक्टेंट था। अब जब प्रोडक्ट था ही नहीं तो प्रोडक्ट से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, लिक्विड से वेपर बन रहा है, रिएक्टेंट से जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, तो हाँ अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो सकता है, अब वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहले वेपर्स थे ही नहीं, और टाइम के साथ जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर्स, इवेपोरेशन होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर्स मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो उनकी रेट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए ये तो कांस्टेंट है, इसके फैक्टर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इसके मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसके मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये इसकी रेट भी क्या होगी, बढ़ी। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर इवेपोरेशन कम हो रहा होगा रेट को, कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, लेकिन जो तीन फैक्टर हमने बोले थे कि जिन तीन फैक्टर पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं कह रहा हूँ सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल है, तो अगर 10 में से 3 मॉलिक्यूल जैसे इवेपोरेट हुए, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए, तो नीचे वाले जो लिक्विड फेस में है वो आगे सरफेस पे आ गए, तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वो तो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में हम बोल सकते कोई नहीं है, चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जब वेपर फॉर्म तो इनिशियली था ही नहीं, लेकिन वेपर फॉर्म धीरे धीरे क्या होने लगा, वेपर फॉर्म धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होने लगी, मॉलिक्यूल आपस में टकराए, कोलाइड हुए, एनर्जी कम करी, और वो क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि इसकी तो रेट कांस्टेंट है, और इसकी रेट क्या होने लगी, धीरे धीरे कंडेंसेशन की रेट बढ़ने लगी। अब दो फिनोमेना एक साथ चल रहे, यहां से लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दोनों साइड में क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इस कंटेनर में जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया, ठीक है, इस कंटेनर में रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये है लिक्विड, ये है वेपर, टाइम t के बाद। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा कुछ, और वापस वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो यहां पर ये जो सिंबल आप देख रहे होंगे, कौन सा सिंबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, और मैं ऐसे बोल सकता हूं ये बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन हो रही। फॉरवर्ड में इवेपोरेशन हो रहा है लिक्विड टू वेपर, और बैकवर्ड में वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी रेट तो है कांस्टेंट, इवेपोरेशन की कोई फैक्टर कांस्टेंट है, और इसकी रेट है बढ़ती जा रही है कंडेंसेशन की, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब एक टाइम होगा कि इसकी रेट कांस्टेंट और इसकी रेट बढ़ती जा रही, तो इसकी रेट तो 0 से स्टार्ट हुई थी, और इसकी तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनिशियली मैक्सिमम ही थी। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब सेम हो जाएगी, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब ये रिएक्शन किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो वही चीज मेंशन करी है मैंने, थर्ड जो यहाँ पे टाइम हमने लिया है, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम लिखा हमने, ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम लिखा। इस टाइम पे मैं बोल रहा हूं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, अभी भी दोनों इवेपोरेशन और कंडेंसेशन अभी भी हो रहे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिक्विड है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वेपर है। और इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और ये आने का मतलब क्या है, हमारा जो प्रोसेस है वो किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है।
इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों की रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड की सेम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 3 मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में गए तो एट द सेम टाइम, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल वापस वेपर से लिक्विड में आ गए। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि दोनों की रेट इक्वल हुई लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास 100 मॉलिक्यूल लिक्विड के थे, ठीक है, 100 से कुछ मॉलिक्यूल वेपर में गए, ठीक है, 10 गए, 15 गए, 20 गए, ठीक है, और जैसे ही उसमें से 2-4 भी ऊपर गए होंगे तो वापस वो वेपर से वापस लिक्विड में तो कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि 3-4 मॉलिक्यूल जैसे बनेगा तो एक मॉलिक्यूल नीचे आ रहा, फिर भी यहाँ से 3-4 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ से 3 मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऊपर, तो वहाँ से भी 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो वो जो 80 मॉलिक्यूल इधर रह गए, 20 मॉलिक्यूल इधर रह गए वेपर में, लेकिन जब 3 इधर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भी 3 आ रहे हैं, तो ऐसा 3 का क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली कन्वर्जन हो रहा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पे 2 बात होती है, एक तो रेट दोनों की इक्वल हो जाती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, और दूसरी बात उनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब चेंज नहीं आएगा उनमें। चेंज क्यों नहीं है, चेंज तो हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली कन्वर्जन होने की वजह से जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है उतना एग्जैक्टली प्रोडक्ट से वापस कितना आ जा रहा है, रिएक्टेंट में, तो उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, सेम सॉरी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, सेम नहीं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हो सकता है कंसंट्रेशन 50-50 हो जाए, या रिएक्टेंट 50 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट 50 से कम हो, या उल्टा भी हो सकता है रिएक्टेंट 50 से कम हो और प्रोडक्ट 50 से ज्यादा, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इक्विलिब्रियम में वैसे इनको डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आ गया, रेट दोनों की फॉरवर्ड बैकवर्ड की इक्वल रहेगी, और दूसरी कंडीशन इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले या बाद की बात नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम आने पे, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी थ्योरेटिकल वे में। अब इसको हम ग्राफ और यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ और इससे अगर हम समझे, ठीक है, तो यहां पर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये बताया कि इसमें लिक्विड है, ऊपर वेपर है। इनिशियली लिक्विड था, ऊपर वेपर था ही नहीं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0। कुछ टाइम बाद t इक्वल्स टू 0 से जैसे एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्ट हुआ, लिक्विड से किस में जाना स्टार्ट हुआ, वेपर में। 1 मॉलिक्यूल गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, और फिर वापस ये आपस में टकरा के एनर्जी लूज करके वापस वेपर से लिक्विड में भी आना शुरू है। तो दोनों साथ प्रोसेस होने लगे, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड। एक टाइम ऐसा आया कि जो लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो इनकी कन्वर्जन होने की, मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होने की जो रेट है, दोनों क्या होगी, सेम। यहाँ से जितने मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं उतने ही वहां पर क्या आ रहे हैं, लिक्विड में आ रहे हैं। तो वहां पर अब रिएक्शन हमारी क्या आ गई, उसमें इक्विलिब्रियम में आ गई। अब उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस चीज को हम ग्राफ से कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से समझने के लिए मैंने इसमें वाई एक्सिस पे तो लिखा रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इधर लिखा टाइम। ये लिखा स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली, ये इसके ऊपर लिखा है आर ई, मतलब ये है रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस लाइन पे जो इवेपोरेशन की रेट है वो है कांस्टेंट। इनिशियली मैंने क्या लिखा था, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, ये मैक्सिमम है। कब, इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे ये रेट क्या है, t इक्वल्स टाइम t इक्वल्स टू 0 पे रेट क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि जो फैक्टर्स इसको चेंज करते वो फैक्टर कांस्टेंट हो गए, फिक्स हो गए। अब जब फैक्टर ही चेंज नहीं हो रहे तो वो रेट क्यों चेंज होगी, तो वो जो भी हो मैक्सिमम होगी। तो वो रेट कांस्टेंट होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो हो गई कांस्टेंट लाइन। इनिशियली यहां पर तो कोई कंडेंसेशन नहीं था, लेकिन जब टाइम t इक्वल्स टू t आया, ठीक है, जब टाइम t इक्वल्स टू t आया तो टाइम t इक्वल्स टू t आने पे अब कंडेंसेशन भी होने लगा, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू t आने पे कंडेंसेशन भी होने लगा, और इस केस में, ठीक है, इस केस में जब कंडेंसेशन होने लगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अभी भी वही है, कांस्टेंट, वो तो टाइम के साथ इतनी ही है। लेकिन जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो धीरे धीरे क्या, अब इनिशियली तो क्या थी 0, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आया जब उसने क्या करा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन,
जो रेट ऑफ इवापोरेशन थी उसको कहीं ना कहीं जाके वो क्या करेगा, उस कर्व को क्या करेगा, टच करेगा नहीं। और जहां पे उसने टच करा उस टाइम को मैंने बोला T इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम। जब दोनों की रेट क्या हो गई, दोनों की रेट क्या हो गई, सेम हो गई। जब दोनों की रेट क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है, इसकी तो उधर ही है और इसकी बढ़ती आ रही, जहां पे उसने जाकर दोनों की रेट सेम हुई वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तब इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और उस टाइम में हम बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम में आगे लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, ठीक है। तो अब ये तो ये बात की इनमें इक्विलिब्रियम आया और वहां पर रेट कांस्टेंट होगी। अब जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये वेपर प्रेशर का इन चीजों से सब क्या लेना देना है, ठीक है। तो सारा खेल इस पॉइंट का ही है जब इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो हम वेपर प्रेशर की बात नहीं कर सकते, और इक्विलिब्रियम आ गया तो हम उस वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों के आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। अब उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जितने मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट होने थे हो गए, उसके बाद अब कन्वर्ट नहीं हो रहे मतलब लिक्विड से वेपर और वेपर से अभी भी चल, तो रिएक्शन तो दोनों डायरेक्शन में चल रही है क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप, ठीक है। लग रहा है कि रिएक्शन रुक गई लेकिन रुक नहीं रही, रिएक्शन तो कंटिन्यू चल रही है। जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं उतने वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि अब लिक्विड और वेपर की जो कंसंट्रेशन है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वो फिक्स हो गया। यानी अब फिक्स हो गए तो अब मैं बोल रहा हूं यहां पर कुछ ना कुछ लिक्विड के सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम पे, लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर्स है वो उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, कोई प्रेशर डाल रहे होंगे। उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में? अब बोलने में तो मैं डायरेक्ट भी बोल देता लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो वेपर है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, लेकिन वो चीज गलत है। इक्विलिब्रियम के बिना अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो मैं उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलूंगा, यानी ठीक है। क्यों नहीं बोलूंगा उसको भी हम समझेंगे। तो अभी मैंने वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करा, वेपर प्रेशर तब मैं डिफाइन करूंगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा लिक्विड और वेपर फेस में एक ही सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस ABCD है, उसका लिक्विड और उसका वेपर फेस में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, अब उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रही। तो जितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल उस लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी प्रेशर को मैं बोलता हूं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करें फिर हम इस पर आगे और डिस्कस करते। तो अच्छा यहाँ तक तो ही क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आपको, ठीक है, यहाँ से कॉपी करें आप एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी करिएगा। ठीक है, फिर वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, फिर आगे बढ़ते इससे। चलिए, तो ये तो हुआ यहाँ तक एक्सपेरिमेंटल, और उससे हमने वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करा वो यहाँ पर मैंने लिखा। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हमने कैसे डिफाइन करा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो वेपर फेस अपने लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर डाल रही है उसको हम बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैंने नोट के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बिफोर स्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by vapors formed over the surface of liquid is known as partial pressure। ठीक है, ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, पार्शियल प्रेशर। 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं या गैसीय स्टेट में हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आया, ये क्या चीज़ है? अब सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही थी इनिशियली तो 0 थी, फिर मान लो 1 मॉलिक्यूल गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे तो वैसे वैसे अब मैं जो बताऊं, जब पहला मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में गया होगा तो उसने भी तो कुछ प्रेशर डाला होगा, फिर जब दूसरा मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर गया होगा तब 2 गए तो और प्रेशर बढ़ गया होगा, तीसरा गया तो और बढ़ गया होगा, चौथा गया तो और बढ़ गया होगा। लेकिन ये प्रेशर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, यानी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी हो रहे लिक्विड से वेपर पे। इसलिए हमने इक्विलिब्रियम की बात करी है कि लिक्विड से वेपर में जितने कन्वर्ट होने हैं ना वो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 मॉलिक्यूल गए, अब ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि जैसे 5 गए तो 5 से 1 नीचे भी आ रहा था तो वापस 3 ऊपर जा रहे थे, फिर वापस 2 नीचे आ रहे थे तो 4 नीचे से ऊपर भी जा रहे थे लिक्विड में। तो मैंने बोला कि जब ये कन्वर्जन कांस्टेंट हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए वेपर की लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल 100 में से 20 मॉलिक्यूल ऊपर चले गए वेपर फेस में, अब इनकी कंसंट्रेशन जितनी मैक्सिमम होनी थी हो गई, अब नहीं बढ़ रही है। अब पहले जैसे नीचे कंडेंस 1 हो रहा था और इवोपरेट 4 हो रहे थे, लेकिन जब दोनों की रेट सेम हो गई तो अगर इवोपरेट 4 हो रहे होंगे ना तो कंडेंस भी क्या हो रहे होंगे? 4 ही हो रहे होंगे। तो अब कंसंट्रेशन उसकी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेपर फेस में जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते उनके प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने से इक्विलिब्रियम आने तक तब भी तो मॉलिक्यूल्स थे वेपर फेज में, तो वो भी तो कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे, तो उस प्रेशर को ही हमने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर। तो जब 1 मॉलिक्यूल था तो भी उसका पार्शियल प्रेशर था, 2 था तो भी पार्शियल था, 3 था तो भी पार्शियल था, ठीक है। 20 मॉलिक्यूल होने तक उसका पार्शियल प्रेशर था 19 तक, और 20 होते ही वो भी पार्शियल प्रेशर है। लेकिन अब वो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो मैक्सिमम है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि अब चेंज नहीं हो सकती, यानी ठीक है। तो वही चीज समझाई गई है, बिफोर स्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने से पहले, ठीक है, द प्रेशर exerted by vapors formed over the surface of liquid is known as partial pressure। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने से पहले जितनी भी वेपर्स लिक्विड से वेपर्स लिक्विड से कन्वर्ट हो रही थी वेपर फॉर्म में, तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रही थी लिक्विड के सरफेस पे, और जो वो प्रेशर डाल रही थी उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। जब से फिनोमिना स्टार्ट हुआ, लिक्विड से वेपर में पहला मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ, तब से वेपर प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ेगा। उस वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। वो पार्शियल प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, और जब वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अब उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट नोट। फिर देखिए सेकंड पॉइंट लिखा, वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर एनी गिवन लिक्विड। ठीक है, तो ये बात तो मैंने ऑलरेडी बताई दी कि जो वेपर प्रेशर वो क्या मैक्सिमम वैल्यू है एक पार्शियल प्रेशर की, बट साथ में ध्यान रखना एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए गिवन लिक्विड, और लिक्विड भी फिक्स होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लिक्विड फिक्स है, लेकिन मैं उसका टेम्परेचर क्या करते आ रहा हूँ? कंटिन्यू चेंज करते आ रहा हूँ। कंटिन्यू जैसे जैसे मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे फर्क पड़ेगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे फर्क पड़ेगा, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन पे फर्क पड़ेगा, तो उसके साथ में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है उस पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, 25 डिग्री बात करूंगा तो 25 डिग्री पे कुछ वेपर प्रेशर आएगा, 30 डिग्री की बात करूंगा उसी लिक्विड के लिए तो 30 डिग्री पे कुछ अलग वेपर प्रेशर आएगा, 40 डिग्री की बात करूंगा तो 40 डिग्री पे उसी लिक्विड के लिए कुछ अलग वेपर प्रेशर आएगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी।
तो वही लिखा है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा किसी भी लिक्विड के लिए, और वो लिक्विड भी सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैं जब वाटर ले रहा हूँ तो मैं वाटर की बात करूँगा, उसमें ऐसा नहीं है दूसरा मैं बेंजीन ले लिया, मैंने टॉल्विन ले लिया, कोई दूसरा मैंने मिथेनॉल ले लिया, कोई दूसरा लिक्विड नहीं। जब वाटर की बात कर रहा हूँ तो वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर की बात करेंगे। सेम लिक्विड अलग टेम्परेचर पे ले जाओगे तो भी वेपर प्रेशर चेंज होगा, और सेम टेम्परेचर पे लिक्विड अलग अलग लोगे तो भी वेपर प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि लिक्विड अगर अलग अलग होगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। और एक लिक्विड है और टेम्परेचर में अलग अलग बदलूंगा तो भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अल्टीमेटली सारा खेल किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो टेम्परेचर वेरी करने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल रहा है, और लिक्विड बदलने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल रहा है। फिर थर्ड पॉइंट किसमें बात करें, थर्ड पॉइंट लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is depend only upon temperature, hence vapor pressure is a constant value for a given liquid at a particular temperature। वही बात जो अभी मैंने बोली कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, फॉर एग्जांपल मैं वाटर बोल रहा हूँ तो H2O का जो वेपर प्रेशर है ना, वो H2O का वेपर प्रेशर 25 डिग्री पे फिक्स हो गया। अगर उसकी कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है 1 atm 2 atm कुछ भी आ रही है, एक फॉर एग्जांपल, ठीक है वेपर प्रेशर की यूनिट में ले ली 1 atm 2 atm, तो अगर 1 atm है तो 1 atm ही रहेगी। ठीक है वाटर होना चाहिए टेम्परेचर फिक्स तो 1 atm, कहीं पे भी करो, यहाँ करो, इस शहर में करो, कुछ शहर में करो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा लो ज़्यादा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। और लास्ट और फाइनल पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें दे रखा हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन बता रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एग्जांपल ए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय पी नॉट ई। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बताया, कोई भी प्योर लिक्विड की क्यों बात करें, क्योंकि चैप्टर का नाम तो हमारा है सॉल्यूशन, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ एक लिक्विड की प्योर की। अभी इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करा है, कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट या ऐसे 2 या 3 कंपोनेंट मिलाए नहीं, अभी हम सिर्फ प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। एक बार प्योर लिक्विड को समझ लेते, फिर हम 2 या 3 कंपोनेंट मिलाएंगे, फिर सॉल्यूशन की बात कम करेंगे। ठीक है, तो अभी किसकी बात हो रही है, प्योर लिक्विड की। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड ए है, ठीक है, जो भी लिक्विड है उसका नाम मैंने मान लिया ए है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या, पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर को, ए सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, वो बताता है कौन सा सब्सटेंस है। H2 होगा तो मैं H2O लिख दूंगा, ठीक है, मिथेनॉल होगा तो मिथेनॉल लिख दूंगा, बेंजीन होगा तो बेंजीन लिख दूंगा। नॉट का मतलब ऊपर किसी पे भी इस चैप्टर में नॉट लगाया, या जनरली भी नॉट जब लगाते हैं, इस चैप्टर में स्पेसिफिक मतलब लेना, नॉट ऊपर लगाई छोटा सा सर्किल, इसका मतलब होता है प्योर फॉर्म। ठीक है, नॉट का मतलब क्या, प्योर फॉर्म, उसमें सिर्फ अगर H2 है तो सारे मॉलिक्यूल H2 के, कोई दूसरा मिक्स नहीं है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट यहां लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, साइज और शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, इवेपोरेशन की तो फैक्टर की हमने बात कर ली थी, लेकिन मैं यहां फैक्टर किसकी बात कर रहा हूं, अब वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की। इवेपोरेशन हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं था, इवेपोरेशन से तो हमने स्टार्टिंग करी थी, इवेपोरेशन के फैक्टर हमने पढ़े थे। ठीक है, वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा था, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो वेपर प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर मैं बोल रहा हूँ 1 ml पानी ले लो या 1000 लीटर पानी ले लो, एक छोटे से एक बीकर में लो वो पानी, एक टेस्ट ट्यूब में लो, या फिर एक बड़े से कंटेनर में लो, या एक टैंक में ले लो, या कहीं पे भी ले लो। अगर पानी है और टेम्परेचर अगर मैंने फिक्स कर दिया 25 डिग्री, तो वो 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं टेस्ट ट्यूब वाले पानी का देखूं, या फिर वो 25 डिग्री मैं किसका बीकर वाले का देखूं, या 25 डिग्री पानी का किसका देखूं, मैं कंटेनर का देखूं, या बहुत बड़े किसी का भी देखूं,
अगर पानी किसी भी कंटेनर में रखा है, उसका साइज छोटा हो बड़ा हो, उसका सरफेस एरिया कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लिक्विड फिक्स है, पानी फिक्स हो गया और मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया और उसको मैं कहीं पे भी रख दिया, ठीक है, यहाँ इस सिटी में रखो या दूसरी सिटी में रखो या दूसरे स्टेट में रखो या दुनिया में कहीं पे भी रखो, अगर लिक्विड फिक्स हो गया और उसका टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, वो कांस्टेंट होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कंटेनर का साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, 1 ml लो या 1000 लीटर लो, वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता है। सरफेस एरिया का कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर और लिक्विड फिक्स हुए तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो वही बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड हो, उस लिक्विड का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना भी लो, 1 ml लो या 1000 लीटर लो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो 1 ml टेस्ट ट्यूब में लो या फिर वो 1000 लीटर किसी भी कंटेनर में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साइज और शेप, वो 10 लीटर पानी आप इस तरह का कंटेनर हो जिसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा हो, या फिर उसको हम ऐसा एक पाइप में ले लें जो बहुत उसकी डेप्थ ज़्यादा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो साइज और शेप ऑफ कंटेनर, उससे कोई लेना देना नहीं। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, गार्ड मान लेना, ये बार परेशान क्योंकि दिमाग में बच्चों के रहते ही है, सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे। पहला तो लिक्विड तो चाहिए, तो लिक्विड हो गया फिक्स। अब बस उसका अगर टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं करा ना, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करा तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर चेंज होगा। और अगर लिक्विड चेंज कर दिया, टेम्परेचर सेम है तो भी चेंज होगा, क्योंकि लिक्विड अलग है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर अभी डिस्कस करेंगे, फिर भी एक मैंने नोट के फॉर्म में पॉइंट लिखा दिया। तो पहले आप 5 जो पॉइंट लिखे नोट के है ना, इनको कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले पहले। फिर ठीक है, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 लिख ले इसमें, वीडियो पॉज करके लिख लेना। और फिर आ जाओ लास्ट पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। चलिए, अब ये नोट के फॉर्म में तो मैंने लिखा दिया है। अब हम बात करते हैं इसमें कि एक्चुअल में, क्योंकि हमारा मेन तो टॉपिक क्या था, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है। तो हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, और इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, ठीक है, और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर मैं बात करूं तो यहां लिखा वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 2 लिक्विड ले लिया मैंने, ए और बी, लिक्विड ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कहाँ, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल के आपस के अंदर, बी के ऐसे बहुत सारे प्योर है लिक्विड, तो प्योर लिक्विड के बी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो जो बी मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ए का कम है और बी का ज्यादा है। अब मान लिया मैंने दोनों के लिए टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 30 डिग्री। मेरे को चेक करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, तो जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस 30 डिग्री पे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लिक्विड से ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, और जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके लिक्विड से वेपर में क्या होंगे, कम कन्वर्ट होंगे। अगर लिक्विड से वेपर फेस में
दोनों का भले अमाउंट भी सेम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसके लिक्विड से वेपर फेस में कम कन्वर्ट हो रहे उसी टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कम वेपर्स बनेगी, और कम वेपर्स बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि जो ए लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसमें लिक्विड से वेपर में ज़्यादा कन्वर्जन होगा, वेपर फॉर्म ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट करेगी, तो उस पर वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या है कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और जितना वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही उस पर प्रेशर लगेगा, और वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल सा मैंने नोटेशन में लिखा है फर्स्ट पॉइंट को, तो इसको कॉपी करें। चलिए, सेकंड जो फैक्टर इसमें है टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर इसमें है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो इसमें फैक्टर है सेकंड, इसमें इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। ये बात तो हम समझ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, एक ही लिक्विड है वो 30 डिग्री, दोनों बात को समझना। पिछला एग्जांपल लिया तो उसमें दो अलग अलग लिक्विड लिए थे कंपेयर, अब की बार लिक्विड एक ही ले रहा हूं मैं, ए लिक्विड है मेरे पास, उसको दो पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 लीटर ए लिक्विड लिया, 1 लीटर ए लिक्विड लिया। अब जो पहला मैंने 1 लीटर लिया उसको मैंने 25 डिग्री पे रख दिया, और दूसरा जो 1 लीटर लिया उसको मैंने 50 डिग्री पे रख दिया। तो अब क्या है, लिक्विड तो सेम है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 30 से 50 जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर फेस में कन्वर्ट होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेम लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड से वेपर में जितना ज़्यादा कन्वर्ट होगी उतना ही ज़्यादा उन पे क्या होगा, लिक्विड फेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब सिंपल सा ये, एक तो ये ग्राफ आप डायरेक्टली वैसे ध्यान रख सकते हैं कि वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, और टेम्परेचर के बीच में कर्व ड्रॉ करा तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा कर्वेचर नेचर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि एक इक्वेशन से डेराइव किया गया, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, कंपटीशन के हिसाब से ध्यान रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी बात करूँ तो नीट में और जेई मेंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, एडवांस के हिसाब से आप ध्यान रखना चाहते हो तो मैंने बताया दिया। बाकी बोर्ड लेवल या जेई नीट या जेई मेंस की बात करें तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा बस कर्वेचर नेचर होता है। लॉजिकली मैंने समझा दी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही। और वही चीज़ यहाँ लिखिए कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, due to which attraction between molecules of liquid decreases, hence vapor pressure increases, ठीक है। तो सिंपल से लैंग्वेज में यहाँ मैंने लिख दिया है। अब ये जो वेरिएशन है, मतलब ये कैसे आया कि सर ये ऐसे ही क्यों आया और ये कहाँ से पता लगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, उससे डेराइव किया गया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज या फिर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ। बाकी बोर्ड लेवल, जेई मेंस लेवल या नीट लेवल के लिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉपी करें पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। जिस इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, जिससे हमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंस वेपर प्रेशर की पता चलिए, उसे हम बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो यही लिखा, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये वो इक्वेशन है, ठीक है। इसको डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन बताइए। डी ऑफ एल एन मतलब लॉग का है ना, जिसका बेस ई है। डी ऑफ एल एन वीपी, वीपी मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो डी ऑफ एल एन वीपी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, वीएपी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर यहाँ पर क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर, ठीक है। चाहो तो आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं इसमें। वीपी क्या है, वेपर प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, और डेल्टा एच वीपी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इससे कैसे डेराइव किया है, तो इसको क्या करा, सिंपली इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को,
ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए dt को मैं कहाँ ले गया, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नीचे t दे रखा, r तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोसेस, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उस लिक्विड के लिए क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1 मोल को वेपराइज करने के जो भी है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए डेल्टा एच वीपी क्या हो गया, कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट है ही, हाँ, टेम्परेचर वेरी करने से वेपर प्रेशर वेरी करेगा। तो इस dt को मैं ले गया यहाँ पर और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वो जो dt डिनोमिनेटर में था उसको मैंने यहाँ लिखा और ये इंटीग्रेट का सिंबल लगा दिया। तो इंटीग्रेट d ऑफ ln vp इंटीग्रेट डेल्टा एच वीपी अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो इसको चलो बाद में कर लेंगे एक साथ कॉपी, इसको समझा देता हूँ पहले। इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेशन का सिंबल, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल, ये तो हो गया कैंसिल एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इन्वर्स होते हैं या रिवर्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंस, ये सिंबल तो हट गया, क्या बचा इधर सिर्फ ln vp। इधर जो इंटीग्रेट करना है डेल्टा एच वीपी और आर तो है कांस्टेंट, किसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/t², मतलब 1 और किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। तो हमें एक्चुअल में ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x², मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, और 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा -1/x। तो यहाँ पर माइनस और 1/t² की जगह क्या आ गया 1/t, और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट k भी लिख दिया मैंने, ठीक है। डेफिनेट मतलब लोअर और अपर लिमिट होती तो यहाँ पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, लेकिन इनडेफिनेट मतलब हमें लिमिट नहीं पता तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो एक्स्ट्रा प्लस माइनस, तो कांस्टेंट k ऐड कर दिया। अब मैंने माना ये जो इक्वेशन आई है, अब इसमें मैंने 2 कंडीशन मान ली, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे। मुझे पता है टेम्परेचर वेरी करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर भी वेरी होगा। तो मैंने लिखा इफ t इक्वल्स टू t1, इफ t इक्वल्स टू t1, कोई भी t1 टेम्परेचर पे मैंने मान लिया उसका जो वेपर प्रेशर है वो p1 है, ठीक है। तो उसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन ये जो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 डेराइव आई है, मतलब डेराइव की जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, उस पर मैं क्या करूंगा, बस ये वैल्यूज रख रहा हूँ कि टेम्परेचर को T1 माना तो उसका वेपर प्रेशर P हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 25 डिग्री है तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेपर प्रेशर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा Vp की जगह P1, डेल्टा एच Vp एज इट इज, आर एट इज, और T की जगह T1 प्लस K कॉन्स्टेंट एज इट इज। फिर कोई दूसरा टेम्परेचर लिया मैंने T2, उस T2 पे मैंने मान लिया उसका प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा P2। तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में ही मैंने क्या करी, ये वैल्यू रखी और एक और इक्वेशन डेराइव होगी। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पर P2 आ जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन R/T2 प्लस K। मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, ये तो हमें पता ही है। तो बस दोनों इक्वेशन में मैंने अलग अलग कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। इस फोर्थ में से, इस पूरी इक्वेशन में से, इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 3 कर दिया मैंने। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो LHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करोगे और RHS को RHS में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 4 मतलब 4 - 3 मतलब 4 में से 3 माइनस करना है, तो इसका आगे माइनस माइनस और माइनस ऐसे लगा दो। तो ये माइनस लगाओगे तो ln P2 माइनस ln P1 आएगा। RHS में देखोगे तो ये तो पूरी नेगेटिव पहले से थी एज इट इज, और इसके आगे जब माइनस लगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर ये पॉजिटिव और इसके आगे माइनस लगे तो माइनस। तो ये कांस्टेंट तो मैंने हटा दिए कैंसिल करके। तो और ये इक्वेशन जब आप देखोगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ln P2 माइनस P1 ये LHS में लिखा, ये नेगेटिव एज इट इज थी और माइनस प्लस होके ये थर्ड इक्वेशन से ऐसे आ गया और कांस्टेंट कैंसिल कर दिए। ln P2 माइनस P1 को क्या लिख सकते हैं अपन, ln m माइनस ln n को क्या ln या log m अपॉन n भी लिख सकते हैं। तो वही ln P2 अपॉन P1 लिखा। यहाँ से डेल्टा एच वेपराइजेशन और R दोनों में कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे -1/T2 आएगा, तो -1/T2 को इधर लिख दिया और प्लस वाले को इधर लिख दिया, तो 1/T1 माइनस 1/T2। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बस इसमें क्या करा, ये ln में दे रखा है, ये log में दे रखा है। तो ln और log का कन्वर्जन क्या है, ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ln की जगह मैंने क्या करा 2.303 log लिखूंगा। अब उस 2.303 को यहाँ ना लिख के मैंने क्या करा, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। ये ऐसे बोल सकते पूरी इक्वेशन को क्या करा 2.303 से डिवाइड कर दो। तो वो जो 2.303 यहाँ था उसको मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो सेम डेरिवेशन हमने इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, सेम डेरिवेशन हमने इक्विलिब्रियम में करा था, और सेम डेरिवेशन ऐसा है हमने थर्मोडायनेमिक्स में करा था। तब मैंने बताया था कि हाँ सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इस तरह का रिलेशन आएगा।
ठीक है। तो या P2/P1 की जगह हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाते, K2/K1 आ जाते हैं, क्योंकि वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। सेम डेल्टा एच यहाँ पे वेपराइजेशन स्पेसिफिक कर दिया, क्योंकि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आता है, नॉर्मली डेल्टा एच आता है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा रिलेट कर होंगे, इसलिए मैंने डेरिवेशन बताया। हाँ, इसको अगर आपको ऐसे बोलोगे एग्जाम में या बोर्ड में आएगा या ऐसा कुछ है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको इसको रिलेट करा है। ठीक है, जो लोग चाहते हो कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, स्पेशली बोर्ड वाले तो बिल्कुल परेशान मत होना इसको। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, तो यहां से कॉपी करना ऑप्शनल है, जो चाहे करना। ठीक है, ऐसे कंपलसरी नहीं है। चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हमने इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन है उसको मैंने नंबर 2 दी है, इसको कॉपी कर लेना। और फिर इसके बाद दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग प्रेशर जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर पुट करके दो इक्वेशन बना ली। तो पहली बारी में T1 पे P1 मिला तो उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, और उसके बाद T2 पे P2 मिला तो उसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। फिर जो 3 और 4 इक्वेशन आई, इन दोनों में से इन दोनों को क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, 3 - 4 4 - 3, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ठीक है। तो फाइनली ये इक्वेशन आपको मिलेगी, और इसको आप देख के आप पहचान सकते हो, आपको थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम में भी ऐसा हमने रिलेट करा था। चलिए, अब हम आगे बढ़ते इसमें। अब इसमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ होंगे कहीं ना कहीं, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के 1 मार्क्स की डेफिनेशन वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखा है ऊपर, बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या है, सिंपल सी बात है, नाम से पता लग रहा है, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सिंपल सा है, एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब एग्जांपल क्या, फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड है, क्लोज कंटेनर ले लिया, और इसके अंदर ये मेरे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल, अभी किसमें ये लिक्विड है ये। ठीक है, अब जस्ट फिनोमेना जब स्टार्ट हुआ, लिक्विड से जैसे ही पहली ड्रॉप, यहां से पहली ड्रॉप वेपर की बनी, फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की जैसे ही वेपर की बनी, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, बबल पॉइंट। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड। ठीक है, पहली लिक्विड की ड्रॉप, या ऐसे बोल सकते हैं लिक्विड से पहली ड्रॉप जो वेपर की बनी, ये कौन सा है, वेपर फॉर्म है। ठीक है, तो पहली लिक्विड से वेपर की पहली जो ड्रॉप बनी, ठीक है, तो बबल बना पहला, तो उसी को हमने क्या बोला, बबल पॉइंट। ठीक है, सिंपल सा। और इसको उल्टा रिवर्स भी समझ सकते हैं, और क्या बोला है, और पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, ये भी सही है। लिक्विड की पहली ड्रॉप वेपराइज जो हो रही है, ठीक है, लिक्विड से तो वेपर बन रहा है, तो लिक्विड की पहली ड्रॉप जो वेपराइज हो रही है उसको भी हम बबल पॉइंट बोलेंगे, या वेपर की पहली ड्रॉप जो बन रही है उसको भी हम बबल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब बबल पॉइंट मतलब जब पहली ड्रॉप लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हुई है, पहली ड्रॉप वेपर की जस्ट बनी है। अब इस टाइम पे मुझे पता दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड है वो मैक्सिमम किस में है, लिक्विड फॉर्म में, वेपर में तो एक ही ड्रॉप गई है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एट बबल पॉइंट लिक्विड प्रेजेंट इन मेजर क्वांटिटी एंड वेपर प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटी। तो बबल पॉइंट पे मैक्सिमम क्या होगा, सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में होगा, और वेपर फॉर्म में तो सिर्फ एक ड्रॉप है, तो मिनिमम या माइनर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, तो मेजर माइनस इस तरीके से बोला गया। तो इसको आप कॉपी करें। उसके बाद हम बात करें ड्यू पॉइंट की। ठीक है, जैसे बबल पॉइंट होता है, सेम उसी तरीके से क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है। ठीक है,
तो ड्यू पॉइंट का क्या मतलब है, उसका बिल्कुल रिवर्स है, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर ये मेरे पास कंटेनर है ना, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते 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 सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। अब यहां पे सारी क्या है, वेपर है, ये लास्ट ड्रॉप किसकी बची हुई है, लिक्विड की बची हुई, और ये सारी क्या है, वेपर है। तो लिक्विड से जब वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से जब वेपराइजेशन हो रहा है, तो जो लास्ट ड्रॉप जो लिक्विड की बची, जो वेपराइज होना बाकी है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, ड्यू पॉइंट। वो एक लास्ट ड्यू बची, बाकी सारी तो किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। और इसका उल्टा रिवर्स, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर कंडेंस। अगर मैं बोलता हूं कि अगर सारी ये क्या होती, वेपर होती, सारी वेपर होती है और पहली ड्रॉप वेपर की जो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उस पॉइंट को भी मैं क्या बोलूंगा, ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो दोनों तरह से डेफिनेशन बोल सकते हैं। लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्जन हो रहा है तो लास्ट ड्रॉप है, और वेपर से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट ड्रॉप है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन दोनों तरीके से दी है। और हमें पता है ड्यू पॉइंट जब होगा तो मेजोरिटी क्या होगा, वेपर होगा, और माइनर फॉर्म में क्या होगा, लिक्विड। तो एट ड्यू पॉइंट लिक्विड प्रेजेंट इन माइनर क्वांटिटी एंड वेपर प्रेजेंट इन मेजर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, यहां पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर के लिए हमने क्लासिफाई करा सब्सटेंस को दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, नाम आपने कई बार सुना होगा, वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जो वॉलेटाइल हो, जल्दी से उड़ जाए, या ऐसे बोल सकते जल्दी से वेपराइज हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल। तो सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन and definite value of vapor pressure at a particular temperature is known as volatile substance। volatile का मतलब ये जो उड़ जाता है, जैसे बोलते हैं पेट्रोल डीजल, ये थोड़े volatile होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वेपराइज जल्दी हो जाते हैं। तो volatile substance इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम उसको बोलेंगे जो क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, थोड़ा ही हो कम ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड से कुछ ना कुछ वेपर में। अब लिक्विड से जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर हमें पता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते रहेगा, वेरी कर देगा। तो हर टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर उसका होगा ही होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस है और अगर उसका वेपर प्रेशर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। और जनरली हमने क्या बोला, सिंप्लिसिटिकली पर्टिकुलर इस चैप्टर में जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे नेचर में, उन सभी को हमने क्या माना, वॉलेटाइल इन नेचर माना है। ठीक है, तो वही लिखा है, जनरली लिक्विड्स आर वॉलेटाइल सब्सटेंस। और एग्जांपल के लिए भी यहाँ पे लिख दिया H2O, CH3OH, C2H5, C6H। ठीक है, सब ये जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, तो उन्हीं को हमने क्या मान लिया, वॉलेटाइल मान लिया। लिक्विड है तो वेपराइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सेकंड जो कैटेगरी है वो है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या, सब्सटेंस हैविंग नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन एंड जीरो वेपर प्रेशर। ऐसे सब्सटेंस जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ही नहीं है, जो वेपराइज होंगे ही नहीं, तो जब वेपराइज होंगे ही नहीं, लिक्विड से वेपर फेज में जाएंगे ही नहीं, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, दैट मींस वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर वॉलेटाइल सब्सटेंस, एंड वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्योंकि वेपराइज होंगे नहीं तो वेपर प्रेशर होगा भी नहीं। और जनरली हमने इस चैप्टर में जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको हमने क्या माना, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर माना है। ठीक है, तो वही लिखा है, इट इज अज्यूम दैट सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल, एग्जांपल यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इस चैप्टर में यूज होने वाले। यूरिया, ठीक है, NH2CO NH2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60। ठीक है, तो याद रखना ही। ग्लूकोज C6H12O6 180,
सुक्रोज C12H22O11 342 ग्राम, ठीक है। तो लिख लेना और फिर याद, मतलब ये इतना है कि यूज हो गया तो याद भी हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो जनरली सारे सॉलिड्स को हम क्या मानते हैं, नॉन वॉलेटाइल मानते हैं। चलिए इसको कॉपी करें। और लास्ट जो नोट लिखा है आज के लेक्चर के लिए, है ना, उसको देख लेता हूं। ठीक है, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आइडियली नो सब्सटेंस इज नॉन वॉलेटाइल। जैसे हम बोलते हैं आइडियली कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है, ठीक है। PV इक्वल्स टू NRT को नेचर में फॉलो करती ही नहीं, गैसेस स्टेट में या स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते कि आइडियली कोई भी गैस आइडियल होती नहीं, हम अज्यूम करते हैं। उसी तरीके से इस नेचर में जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है वो अब सब्सटेंस जितने भी, तो सर बोला सॉलिड को छोड़ के, नहीं, सॉलिड भी, गैस तो वेपर है ही, वेपर में है ही, ठीक है, लिक्विड वेपर में हो ही जाएगी, हमने बोला, लेकिन जितने भी सॉलिड्स है, एनीथिंग, ठीक है, वो टेबल हो, चेयर हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, हर एक सब्सटेंस वॉलेटाइल होता है इस नेचर के अंदर, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल, आइडियली नो सब्सटेंस इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है ही नहीं जो वॉलेटाइल, मतलब वॉलेटाइल का मतलब सिंपल समझो कि उस जिस भी फेस में, वहां से वेपर फेस में उसका मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इवन अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मेरे पास ये टेबल रखी हुई है सामने, है ना, तो वो टेबल के अंदर 1 करोड़ 1 मिलियन कितने भी पार्टिकल्स होंगे, कितने भी एटम होंगे, लेकिन उसमें से कम एक पार्टिकल तो ऐसा होगा जो उससे वेपराइज हो रहा होगा किसी ना किसी टेम्परेचर पे। हर एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाते होगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेपराइज हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर कम होगा तो कम होंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ना किसी टेम्परेचर पे एक भी मॉलिक्यूल वेपराइज ना हो, ठीक है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकलिटी उसकी कुछ खास है नहीं कि एक मॉलिक्यूल इतने करोड़ों में चल जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बात वो है। तो इसलिए उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 0, लेकिन एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हम बोले तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं कि कोई मॉलिक्यूल वेपराइज हो ही नहीं किसी सब्सटेंस का। तो भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, हर एक का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। बट क्योंकि हम थ्योरेटिकली और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ें को अजम्पशन लेके चलना है। तो इसमें से एक अजम्पशन है कि जितने भी लिक्विड है उनको तो हमने वॉलेटाइल मान लिया, और जितने भी सॉलिड है उनको हमने क्या मान लिया, नॉन वॉलेटाइल मान लिया। अब बात ये आ रही है कि क्या हमेशा यही मानना है इस चैप्टर में? बिल्कुल, इस चैप्टर में अगर कोई या तो दो चीज़, या तो वो सॉलिड बोल देगा तो हम उसको नॉन वॉलेटाइल मान लेंगे, या वो खुद कह देगा कि नॉन वॉलेटाइल है तो सॉलिड मान लेंगे, वाइस वर्सा। सॉलिड बोल दिया तो नॉन वॉलेटाइल मान लेंगे, और नॉन वॉलेटाइल बोल दिया तो उसको सॉलिड मान लेंगे। आ रही बात समझ में? और कई बार हो सकता है कोई लिक्विड भी नॉन वॉलेटाइल हो, पॉसिबल, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए वो लेकिन मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, है ना। लेकिन जनरली हम मानते हैं कि सॉलिड है तो नॉन वॉलेटाइल हो। क्लियर? तो एक तो ये पॉइंट थोड़ा बस नॉलेज के लिए, बाकी सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, क्योंकि हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, उसमें वेपर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वेपर प्रेशर की इंपॉर्टेंस है। तो वेपर प्रेशर और जनरली क्या है, प्रेशर ही है। तो प्रेशर की यूनिट जो है वो कन्वर्जन आप थोड़ा सा चैप्टर के लिए ध्यान रखना, जो आगे हमें यूज़ होगा। तो वही लिखा मैंने, यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर में ATM में हो सकता है 1 ATM इक्वल्स टू 760 mmHg, या फिर इसको 76 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। फिर 760 टोर के इक्वल होता है, which is equals to 1 bar, which is equals to 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और which is equals to 10 raised to the power 5 पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, सेम ही है। ठीक है, 1 ATM लिखो या 1 बार लिखो, ठीक है, सेम ही है। कैलकुलेशन वैसे तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ सेम मान लेते हैं। फिर 760 mmHg, 760 टोर मान लो, सेम है। या फिर 76 सेंटीमीटर भी मान सकते हो। ठीक है, तो जो नहीं लिखा वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 76 HG। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर था स्पेशली सिर्फ हमने क्या है, कॉन्सेप्ट को समझा, वो क्या है, वेपर प्रेशर। तो एक्चुअल में क्या है, वेपर चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, बच्चे 12th पास कर लेते, लेकिन वेपर प्रेशर क्या, वो कभी उस चीज़ को कहते हैं विजुलाइज नहीं कर पाते, उस चीज़ को एक्चुअल में समझ नहीं पाते। तो उस वेपर प्रेशर को आज के लेक्चर में मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। तो वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या, इक्विलिब्रियम आने पे, लिक्विड से जब वेपर कन्वर्ट हो रहा है और वेपर से वापस लिक्विड कन्वर्ट होगा, तो वो वेपर प्रेशर नहीं। जब उनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तब जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर उस लिक्विड पे जो प्रेशर डाल रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, फिर भी इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, जहां लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है रिवाइंड करना, फिर से सुनना, हर चीज हर बात इजीली आपको समझ में आएगी।
ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।